नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 6 मार्च मतलब कल जारी हुआ है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ बजट से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप एडीओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो एडीओ का कंप्लीट पैकेज हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, और सिर्फ पंचायती राज ग्रामीण विकास और आजीविका का क्लास आपको ज्वाइन करना है तो 1799 में अवेलेबल है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर में जैसा हो ऑनलाइन क्लास सर्च करिए, आपको एप्लीकेशन दिखेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको एप्लीकेशन के अंदर और यूट्यूब में भी डेमो वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, ये जो प्राइस दिख रहा है उसमें भी और फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी होली ऑफर चल रहा है, आगे मैं आपको बता दूंगा इसकी डिटेल्स। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको डेमो मिल जाएगा, अनलिमिटेड व्यूज़ है, चाहे आप जितने बार चाहे वीडियो को देखो, पीडीएफ को देखो, और 24 घंटे आप देख सकते हैं और डाउनलोड करके मतलब ऑफलाइन देख सकते हो। कोई भी डाउट हुआ तो चैट में आप एप्लीकेशन के माध्यम से डाउट पूरा पूछ सकते हो। अपडेट को लेकर टेंशन नहीं लेना है। कोई से भी कोर्स आप ज्वाइन करते हैं तो रेगुलर आपको अपडेट मिलता है। जैसे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आता है ना जब हम वीडियो डालते हैं, उसी तरीके से आप कोई सा भी क्लास जब आप ले लेते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे जैसे नया आ गया, बजट जैसे नया आ गया, वो सब चीज़ हम अपडेट करते रहते हैं। और करंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक जो चीज़ अपडेट होता है वो कोर्स में अपडेट कर दिया जाता है, तो उसके लिए आप निश्चित रहिएगा। इसी तरीके से सीजीपीएससी प्री और सीजी व्यापम का भी कंप्लीट पैकेज अवेलेबल है, और अलग से आप छत्तीसगढ़ जीएस, इंडिया जीएस, कोई सा भी कोर्स लेना चाहे सब कुछ एप्लीकेशन में अवेलेबल है। आप कभी भी कहीं से भी हमारा पैकेज ले सकते हैं। होली ऑफ़र के लिए आप कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये जो ऑफ़र है वो 6 मार्च से चालू हो गया है और ये 8 मार्च तक चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कोई सा भी कोर्स जिसको आपको ख़रीदना है उसको एप्लीकेशन में ओपन करेंगे और कोर्स को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कूपन कोड करके, है ना। कूपन कोड अवेलेबल ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करिए। होली 25 बाई डिफ़ॉल्ट वहाँ पे लिखा रहेगा, उसको आपको सिंपली क्लिक करके अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो जो कोर्स का प्राइस होगा उसमें 25% वो कम हो जाएगा। उसके बाद आप बाय नाउ करके परचेस कर सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको देना था मुझे। आज का क्लास जो है वो है छत्तीसगढ़ बजट। अब हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ बजट 2023-24। तो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां वगैरह भी आपको याद रखना है, जैसे कि पूछा जा सकता है ना। तो ये जो छत्तीसगढ़ बजट है वो जारी कब हुआ है, अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको याद रखना है 6 मार्च 2022 को इसे पेश किया गया। पेश किसने किया, देखिए बजट हमेशा वित्त मंत्री जो है वो पेश करता है, चाहे केंद्रीय बजट हो चाहे राज्य का बजट हो। तो जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा ये बजट पेश किया गया। इनका ये 5वां या अंतिम बजट भी इस कार्यकाल का मान सकते हैं। भूपेश बघेल के कार्यकाल का ये 5वां बजट है। इस ब्रीफ केस के बारे में बजट जिस ब्रीफ केस में पेश किया गया है, इस ब्रीफ केस के बारे में भी हम डिटेल्स देखेंगे। देखिए ब्रीफ केस के दोनों साइड में अलग अलग आकृति चित्र आपको दिखेंगे, ठीक है। तो ब्रीफ केस भित्ति चित्र कला द्वारा तैयार किया गया है। ये जो जिस तरीके से चित्र तैयार किया गया है वो भित्ति चित्र कला के द्वारा तैयार किया गया है। बजट ब्रीफ केस में एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी और दूसरी तरफ दूध पिलाती गाय की फ़ोटो है। देखिए एक तरफ छत्तीसगढ़ महतारी का फ़ोटो आपको दिखेगा और दूसरी तरफ ब्रीफ केस के दूध पिलाती गाय का तस्वीर दिखेगा। इसे कामधेनु गाय का भी प्रतीक माना जाता है, ठीक है। बजट ब्रीफ केस की डिजाइन को वनांचल क्षेत्र की विश्वविख्यात भित्ति चित्र कला द्वारा तैयार किया गया है। बजट ब्रीफ केस में अंकित भित्ति चित्र जो है वो गोबर पेंट से तैयार किया गया है और इसमें 9 रंगों का उपयोग किया गया है। अगर आपको अलग से ऐसा पूछ दिया जाए कि ब्रीफ केस में कितने रंगों का उपयोग किया गया था, तो 9 रंगों का उपयोग किया गया। बजट ब्रीफ केस में अंकित भित्ति चित्र छत्तीसगढ़ के शहरी गौठान में निर्मित गोबर पेंट से बनाया गया है। जो छत्तीसगढ़ के गौठान से निर्मित गोबर पेंट है उसके द्वारा बनाया गया है जो ब्रीफ केस में अंकित भित्ति चित्र है ना। गौठान में निर्मित इमल्सन में वाटर कलर पिगमेंट मिलाकर यह कलाकृति सरगुजा के ग्राम सुखरी के भित्ति चित्र कलाकार के द्वारा तैयार की गई थी। तो ये सब हम ब्रीफ केस के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं, है ना। राज्य के 2 शहरों जैसे कि रायपुर और अंबिकापुर, इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे स्थित जो गौठान है यहाँ पे गोबर पेंट का निर्माण व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है। बजट को राज्य सरकार भरोसे के बजट के नाम से पेश किया है। जैसे कि इसका लोगो एक तरीके से इन्होंने बनाया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट ऐसा लिखा हुआ है। तो राज्य सरकार भरोसे के बजट के नाम से
इस वर्ष का जो बजट है उसको पेश किया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य के साथ यह बजट मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित छत्तीसगढ़ मॉडल के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु लाया गया है। छत्तीसगढ़ बजट 2023-24 एक नज़र में हम देखेंगे, इस टेबल को हम समझेंगे। यहाँ पे ये वाला जो डेटा है 2023-24 यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा है। तो कुल आय कितना अनुमानित है? 1,21,501। ये जितने भी राशि वो करोड़ में है, और कुल व्यय 1,21,500। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे ज़ीरो है, सिर्फ इतना ही अंतर है, कुल आय और कुल व्यय, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद राजस्व व्यय है आपका 1,02,501, पूंजीगत व्यय है 18,660, राजस्व आधिक्य है 3,500 और सकल वित्तीय घाटा है 15,200। तो बजट एक नज़र में आपको कुल आय और कुल व्यय, खासकर ये तो आपको याद रखना है। जैसे डिटेलिंग भी अगर पूछा जाएगा तो बजट में इस वर्ष कुल आय कितना अनुमानित है या फिर कुल व्यय कितना अनुमानित है, इन सब के बारे में डिटेल पूछा जाता है। कुल आय और कुल व्यय मतलब छत्तीसगढ़ सरकार अपने अलग अलग विभागों से या फिर अलग अलग तरीक़ों से जो इनकम करता है वो एक तरीके से कुल आय हो गया, और कुल व्यय जो छत्तीसगढ़ सरकार जितना खर्चा करता है उस तरीके से। राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है? राजस्व व्यय वो होता है जो सरकार, जैसे कि अनुदान हो गया, सब्सिडी वगैरह हो गया, जो लोगों पर खर्च वर्क करता है, जहाँ से पैसे वापस नहीं आते। पूंजीगत व्यय जैसे सरकार एक बाज़ार में एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जहाँ पे सरकार को पहले तो इन्वेस्ट कर रहा है लेकिन बाद में उससे किराए से पैसा कमाएगा। तो पूंजीगत व्यय वो होता है जहाँ से सरकार पूंजी के लिए व्यय करता है, उससे बाद में सरकार को पैसा भी रिटर्न आता है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म वगैरह जो होता है वो अर्थव्यवस्था के क्लास से भी आपको पढ़ा दिया गया होगा, और अगर आप नहीं जानते तो गूगल में सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ ताकि क्लास लंबा ना हो, ठीक है। तो प्राप्तियों को भी अलग अलग तरीक़ों से बांट कर अगर हम देखें तो कुल प्राप्तियों में जैसे राजस्व प्राप्तियां होती हैं, तो इसका जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है, राजस्व प्राप्ति 1,06,001 है ना। उसके अलावा भी अलग अलग प्राप्तियां अगर आप देख सकते हैं, राज्य का स्वयं का राजस्व हो गया, केंद्र से प्राप्तियां हो गया। तो यहाँ पे राज्य का स्वयं का राजस्व जो है वो 56,200, ये सब राशि जो है वो करोड़ में है। इसी तरीके से कुल व्यय में राजस्व सबसे ज़्यादा है और राजस्व अधिक है 3,500, राजकोषीय घाटा है आपका 15,200 करोड़, और राज्य सकल घरेलू उत्पाद का जो आंकड़ा है यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,09,043। राजकोषीय घाटा का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में परसेंटेज के रूप में अगर हम देखें तो राजकोषीय घाटा का जो आपको परसेंटेज दिखेगा वो -2.99% दिखेगा। अब यहाँ पे जीडीपी के परसेंट के रूप में राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा का जो डेटा है वो बताया गया है। तो राजकोषीय घाटा में सरकार का जो जैसे जितना भी खर्च होता है और व्यय होता है उसके बीच जो अंतर होता है उसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। और राजस्व घाटा क्या हो जाता है? जैसे सरकार का राजस्व व्यय और राजस्व आय और व्यय के बीच में जो अंतर होता है वो राजस्व घाटा हो जाता है। तो यहाँ पे 2023-24 यहाँ पे अगर हम देखें तो राजस्व आधिक्य जो है वो 0.09% है, और आपका जो राजकोषीय घाटा है वो -2.99% है। तो इसको एक बार आप ध्यान में रख सकते हैं। बजट हम देखते हैं, बजट अनुमान ये है आपका 2023-24 के हिसाब से। तो हमने पहले ही टेबल में समझ लिया था 1,21,500 करोड़ रुपए, और ये पिछले वर्ष की तुलना में अगर 22-23 की तुलना में अगर हम इस वर्ष का देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में 17% अधिक है। कितना परसेंट? 17% अधिक है। और यहाँ पे CAGR लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, है ना, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर। तो ये जो है 7.87% है। हालांकि यहाँ पे आपको ये जो डेटा है 1,21,500 करोड़, बस ये इम्पोर्टेंट है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बजट का जो अनुमान है वो पिछले साल की अपेक्षा कितना ज़्यादा है, तो 17% अधिक है। ये आप यहाँ पे ये वाला लाइन भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब क्षेत्रवार व्यय भी हम समझ लेते हैं, जैसे बजट में कौन कौन से क्षेत्र में कितना कितना व्यय हुआ है ना। तो व्यय मतलब खर्चा। तो राजस्व व्यय सबसे ज़्यादा हुआ है 1,02,501 करोड़, मतलब 85%। उसके बाद पूंजीगत व्यय 18,660 करोड़,
आपका 15%। तो ये आपका एक तरीके से क्षेत्र व्यय होगा। और क्षेत्र में अलग तरीके से सब कैटेगरी पढ़ें, तो जैसे अनुसूचित जाति क्षेत्र के लिए व्यय, अनुसूचित जनजाति, और ये हो गया अनुसूचित जनजाति, और ये हो गया जाति हो गया। सामाजिक क्षेत्र में व्यय, आर्थिक क्षेत्र में व्यय, ऐसे हम कैटेगराइज करके पढ़ें तो सामाजिक क्षेत्र में व्यय ज़्यादा है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए व्यय एक तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं 33%। सामाजिक क्षेत्र में भी जैसे अलग अलग कैटेगरी आ जाता है, जैसे स्कूल शिक्षा हो गया, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास हो गया, स्वास्थ्य हो गया, महिला एवं बाल विकास हो गया। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे स्कूल शिक्षा में 16.1% सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे दिख रहा है, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास के लिए 2.5%। वैसे अलग अलग डेटा आपको दिखेगा। जहाँ पे इम्पोर्टेंट है या फिर इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, मैं आपको बोलूँगा वो चीज़ आप याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बजट में तो बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा डेटा है, लेकिन सबको आपको एकदम से याद नहीं रखना है। जो इम्पोर्टेंट है मैं बोलूँगा कम से कम उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक बार आपको सब पढ़ना है, अगर एकदम डिटेल से क्वेश्चन आएगा, और अगर आप पढ़ेंगे 2-3 बार रिविज़न करेंगे और कम से कम ये वीडियो ही 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन स्पेशली मैं बोलूँगा कि इसको ज़रूर याद रखना, उसको तो आप अच्छे से लिख कर भी रख लेना। अब अगला टॉपिक है आर्थिक विकास दर। आर्थिक स्थिति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने इकोनॉमिक सर्वे का क्लास लिया, उसमें ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आर्थिक विकास दर यहाँ पे 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ में अनुमानित है 8.0%, 8.0%, और राष्ट्रीय स्तर पर 7.0%। ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक विकास दर कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैंने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। कृषि विकास दर देखिए, आर्थिक विकास दर मतलब जो देश है वो एक साल में कितना उसके अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है। अर्थव्यवस्था के जो 2-3 क्षेत्र होते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और आपका सेवा क्षेत्र, बेसिकली 3 क्षेत्र में इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो अब कृषि क्षेत्र में कितना विकास हुआ एक साल में, औद्योगिक क्षेत्र में कितना विकास हुआ, सेवा क्षेत्र में कितना विकास हुआ, इसको भी कैटेगराइज किया गया है। तो कृषि क्षेत्र में आपका 5.9%, औद्योगिक क्षेत्र में 7.8% और सेवा क्षेत्र में 9.2%। ये हमने सब आपका आर्थिक सर्वेक्षण की क्लास में पढ़ा था। तो ये छत्तीसगढ़ का डेटा हो गया और ये भारत का डेटा हो गया। इसको एक बार अच्छे से कंपेयर करके आप पढ़ लेना। यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय 1,33,898। ये पिछले वर्ष की अपेक्षा 10.93% की वृद्धि इसमें देखी गई। प्रति व्यक्ति आय छत्तीसगढ़ में 1,33,898। प्रति व्यक्ति आय मतलब कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो कुल राज्य का आय हो जाता है और कुल पॉपुलेशन होता है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। मतलब एक व्यक्ति का सालाना अगर औसतन आय हम देखें तो वो कितना आता है, इस तरीके से प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रति व्यक्ति आय राज्य में 1,33,898 और भारत में 1,70,620 के हिसाब से आपको याद रखना है। इसका जो वृद्धि दर है वो भी आप ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यहाँ पे 2022-23-24 का डेटा भी दिया है और 22-23 का डेटा दिया है, यहाँ पे आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे ये सब कुछ हमने पहले ही टेबल में पढ़ लिया, तो इसको स्किप करता हूँ मैं। फिर अगला है मुख्य विभागों के बजट अनुमान। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो स्कूली शिक्षा विभाग में आपको दिखेगा 19,489 करोड़, और जल संसाधन विभाग में सबसे कम दिखेगा 3,607 करोड़। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो शुरू होती हैं। बजट के मुख्य आकर्षण, जहाँ पे इस वर्ष फोकस किया गया है सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे जैसे कि क्या क्या काम होगा या फिर क्या क्या वायदे किए गए हैं, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो शिक्षित बेरोजगारों को प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये बजट के मुख्य आकर्षक में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसमें क्या है आपको याद रखना है कि जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगार का मतलब जो पढ़ा लिखा है और जो जिसको नौकरी नहीं मिला है, जो बेरोजगार है, उसको प्रति माह 2,500 रुपये भत्ता दिया जाएगा। लेकिन ये लाइफ टाइम तो नहीं दिया जाएगा, 2 वर्ष के लिए दिया जाएगा। और इसके लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान है। इसका लाभ कौन ले सकता है, इसके लिए जो पात्रता है वो आपको याद रखना है। जो इसका लाभ लेना चाहता है उसका रोजगार पंजीयन वैध होना चाहिए, मतलब जीवित पंजीयन होना चाहिए। उसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो 12वीं पास होना चाहिए,
ठीक है। आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए और परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तब ये जो योजना है इसका लाभ मिल पाएगा। फिर अगला है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब सबको पता था ये योजना क्यों लाया गया। ये योजना किसानों को उपज का सही दाम दिलाने हेतु लाया गया था। इसके तहत किसानों को प्रति एकड़ 9,000 की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। कितना? प्रति एकड़ 9,000 की सहायता राशि की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दिया जाता है। खरीफ 2019 से लेकर अब तक 16,415 करोड़ की आदान सहायता राशि किसानों को इस योजना के तहत दी जा चुकी है। धान की कटोरा के रूप में जो छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ राज्य को अब धन का कटोरा बनाने हेतु इस योजना के लिए बजट में 6,800 करोड़ का प्रावधान है। तब इस साइड में आपको क्या क्या याद रखना है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 6,800 करोड़ इम्पॉर्टेंट है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए इस वर्ष बजट में कितने करोड़ का प्रावधान है पूछा जा सकता है। 6,800 करोड़। और टारगेट क्या है कि धान के कटोरा जो है छत्तीसगढ़, उसको धन का कटोरा इस योजना के हिसाब से बनाया जा सके, इस तरीके का एक उद्देश्य है। और इसका लाभ क्या है? प्रति एकड़ 9,000 की सहायता राशि दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के विस्तार। ये पहले से योजना चली आ रही है। इसमें लाभ क्या हुआ इस साल के बजट में? योजना का विस्तार ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी किया जाएगा। अगला है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धि। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में क्या होता था? प्रतिमाह 300 इसके लाभार्थियों को मिलता था, उसको बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रावधान इस वर्ष के बजट में रखा गया है। तो प्रतिमाह अब सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी को कितना मिलेगा? 500 रुपये। और वृद्धि अगर हम देखें परसेंटेज में तो कितना वृद्धि हुआ है? 43% की वृद्धि की गई है। अगला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इसके अंतर्गत दी जाने वाली जो सहायता राशि थी 25,000 रुपये जो मिलता था, उसको बढ़ाकर अब 50,000 किया गया है इस वर्ष के बजट में। तो इसके लिए बजट में 38 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अब 25 की जगह 50,000 रुपये मिलेगा। फिर अगला है नवीन स्वामी आत्मानंद विद्यालय। राज्य में 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे इस वर्ष के बजट में, ये बताया गया। ठीक है। देखिए स्वामी आत्मानंद विद्यालय जो है वो अंग्रेजी माध्यम की भी स्कूल है इसके, और हिंदी माध्यम की भी स्कूल है। तो इस वर्ष 101 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए बजट में 870 करोड़ का प्रावधान है। वर्तमान में ऐसे देखा जाए तो 247 अंग्रेजी माध्यम के एवं 32 हिंदी माध्यम के आत्मानंद विद्यालय संचालित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नवीन चिकित्सा महाविद्यालय राज्य में खोले जाएंगे। ये कौन से 4 जगह हैं जहाँ पे नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे? ध्यान रखेंगे, मनेंद्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम। और इसके लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान है। फिर अगला है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी इस वर्ष के बजट में वृद्धि किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो दी जाने वाली मानदेय राशि थी उसको बढ़ाया गया है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो दी जाने वाली मानदेय राशि थी 6,500, इसको बढ़ाकर 10,000 किया गया। ठीक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 6,500 से बढ़ाकर 10,000 किया गया। और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलता था 4,500, इसके मानदेय को बढ़ाकर 7,500 किया गया है। और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मानदेय को 3,250 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है। तो कितना था और कितना बढ़ाया गया है ये आप ध्यान में रखेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10,000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7,500 रुपये और आंगनबाड़ी सहायिका को 5,000 रुपये। ये टेबल आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। तो ये हमने देख लिया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 10,000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु 7,500, आंगनबाड़ी सहायिका हेतु 5,000। इसी तरीके से मितानिनों को जो सहायता राशि दी जाती थी राज्य सरकार के
द्वारा उसके अतिरिक्त 2200 और प्रतिमाह देने का प्रावधान है। ग्राम कोटवार के लिए उसके सेवा भूमि के आधार के हिसाब से अलग अलग 3000 रुपये, 4500 रुपये, 5500 रुपये और 6000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। ग्राम पटेलों के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय स्वीकृत किया गया है। मध्याह्न भोजन के कार्यक्रम के अंतर्गत रसोइयों के हेतु 1800 प्रतिमाह, विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु 2800 प्रतिमाह, होम गार्ड जवानों हेतु न्यूनतम जो उनको मिलता था 6300 राशि, उसको अधिकतम 6420 प्रतिमाह, मतलब न्यूनतम 6300 से लेकर अधिकतम 6420 इसको फिक्स किया गया है। उसके बाद स्वावलंबी गौठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु 750 एवं अशासकीय सदस्य हेतु 500 रुपये प्रतिमाह फिक्स किया गया है। तो ये 2-4 जो है मानदेय में जिसको वृद्धि किया गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर अगला है हवाई पट्टी का भी विस्तार किया जाएगा। इस वर्ष के बजट में बताया गया है कि बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा और कोरबा में व्यावसायिक पट्टी का निर्माण किया जाएगा। अगला है नक्सल क्षेत्र में स्पेशली झीरम घाटी की हम बात करें तो झीरम में स्पोर्ट अकादमी की स्थापना की जाएगी, ऐसा इस वर्ष के बजट में बताया गया है। फिर अगला है महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। अब शहरी क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी, इस वर्ष के बजट में बताया गया है और इसके हेतु बजट में 50 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक पार्कों में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना के प्रोत्साहन हेतु 50 करोड़ का ये जो प्रावधान है वो चीज़ है, ये आपको याद रखना है कि शहरों में भी स्थापित होंगे महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो ट्रेन अब दौड़ेगी। आधुनिक आवागमन की सुविधा हेतु दुर्ग से रायपुर तक शुरू की जाएगी। ये आपको याद रखना है, कहाँ से कहाँ चलेगा, ये आपका चलेगा दुर्ग से लेकर रायपुर तक। नाम है लाइट मेट्रो ट्रेन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए इस वर्ष के बजट में 3238 करोड़ रुपए, 2338 करोड़ रुपए प्रावधान है। तो कुछ इस तरीके से भी डेटा पूछे जाते हैं कि इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए कितने करोड़ का प्रावधान स्वीकृत किया गया। तो आपको याद रखना है 3238 करोड़। राज्यों में जो माघी पुन्नी मेला लगता है, इसके संवर्धन के लिए राजिम माघी पुन्नी मेला के विकास एवं सुविधाओं के लिए नवीन मत के लिए 20 करोड़ 73 लाख का प्रावधान किया गया है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। अभी कुछ चीज़ें ऐसे जिसको हम कहानी की तरह सुनते हैं, फटाफट पढ़ देते हैं, है ना। वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत 100 करोड़ का प्रावधान है और दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट स्थापना हेतु 5 करोड़ का प्रावधान है। इसी तरीके से मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी परख सम्मान योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। स्कूल शिक्षा के विकास के लिए 400 करोड़ का प्रावधान है बजट में। कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जाएगी और बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जाएगी। पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में जो सहयोग राशि पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान मिलता था 25 लाख, उसको अब बढ़ाकर 50 लाख किया गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए बजट में 990 करोड़ का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट योजना, इसके अंतर्गत अन्य राज्यों के तीर्थ स्थल में छत्तीसगढ़ जन निवास भवन का निर्माण किया जाएगा। एक नया योजना है, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट योजना। इसमें क्या होगा, अन्य राज्यों में जहाँ पे तीर्थ स्थल है वहाँ पे छत्तीसगढ़ जन निवास भवन का निर्माण किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी बातें हुई बजट में उसका, है ना। किसानों को गुणवत्ता युक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना एवं रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन कीटनाशक प्रयोगशाला की स्थापना
की जाएगी। ये सब आप स्टोरी की तरह सुनिए, एक दो बार रिवीजन करके आप इसको और सुन सकते हैं। जहाँ पे मैं बोलूँगा इसको अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपने शॉर्ट नोट में ज़रूर लिखिएगा। फिर अगला है, उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु नया रायपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 2,51,00,000 का प्रावधान है। विकास खंड मुख्यालय गंडई में कृषकों को उद्यानिकी फसलों में की गुणवत्तापूर्ण पौधरोपण उपलब्ध कराने हेतु हाईटेक नर्सरी, तो गंडई में हाईटेक नर्सरी और छुई खदान में पान अनुसंधान केंद्र स्थापना की जाएगी और इसके लिए 2,50,00,000 का प्रावधान है। तो यहाँ पे पान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे बनेगा? छुई खदान में बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, छुई खदान में पान अनुसंधान केंद्र। नया रायपुर में किसान कल्याण भवन का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है। ग्राम अलीवारा जिला राजनांदगांव एवं ग्राम केवरा जिला सरगुजा में किसान सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर का भवन निर्माण किया जाएगा। सीड लॉ इन्फोर्समेंट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। अब ये सब आप स्किप कर दीजिएगा, जहाँ पे इम्पोर्टेंट है मैं बोल दूंगा, वहाँ पे आपको याद रखना है। देखिए, कृषि विभाग में आपको क्या क्या अच्छे से याद रखना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसमें आपको याद रखना है कि इस वर्ष के बजट में 6800 करोड़ प्रावधानित है। फसल बीमा योजना के लिए 575 करोड़, एकीकृत बागवानी विकास योजना के लिए 205 करोड़, चिराग योजना के लिए 200 करोड़, गोधन न्याय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 187 करोड़, गन्ना उत्पादन किसानों को बोनस देने के लिए 60 करोड़ और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 1.51 करोड़। तो यहाँ पे स्पेशली आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, इसका जो डेटा है वो अच्छे से याद रखना है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6800 करोड़ और गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़। अगला टॉपिक है पशु चिकित्सा। ग्राम दत्तरेंगा जिला रायपुर में राज्य पशु गृह एवं पशु रुग्णावास की स्थापना हेतु 2,18,00,000 का प्रावधान है। तो राज्य पशु गृह एवं पशु रुग्णावास की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। ग्राम दत्तरेंगा जिला रायपुर। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में पशुधन फार्म कॉम्प्लेक्स के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। अगला टॉपिक है मछली पालन। ग्राम किकिरमेटा जिला दुर्ग और ग्राम दुब्बा टोटा जिला सुकमा एवं बालोद, इन 3 जगह नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र में हेचरी की स्थापना की जाएगी। अब सीधे आगे अगला टॉपिक है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण। इसमें धान उठाव एवं कस्टम मिलिंग संबंधी कार्यों के लिए राज्य सहकारी विपणन संघ को प्रतिपूर्ति हेतु 1,000 करोड़ का प्रावधान है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। पीडीएस डीलर्स मार्जिन योजना के लिए 221 करोड़ का प्रावधान है। अगला टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रशासन। यहाँ पे चाणक्यपुरी नई दिल्ली में नवीन छत्तीसगढ़ भवन हेतु 28 करोड़ 26 लाख का प्रावधान है, ये बताया गया है। तो छत्तीसगढ़ भवन कहाँ बनेगा? चाणक्यपुरी नई दिल्ली। फिर अगला है ग्रामीण विकास की गतिविधियाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3,238 करोड़ का प्रावधान है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये डेटा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित जितने भी सड़कें हैं उनके संधारण के लिए, मतलब उसके पुनरुद्धार के लिए 500 करोड़ का प्रावधान है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के शासकीय भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। ये वाला आप डेटा याद रखेंगे। मनरेगा के लिए 1902 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना को याद रखेंगे, मनरेगा को याद रखेंगे। मनरेगा के लिए 1902 करोड़ का इस वर्ष के बजट में प्रावधान है। छत्तीसगढ़ी पर्व एवं त्योहारों के गरिमामयी आयोजन हेतु मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना, इसके लिए आपको याद रखेंगे कि 5 करोड़ का प्रावधान है। तो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना क्या है? छत्तीसगढ़ पर्व एवं त्योहारों के गरिमामयी आयोजन हेतु इस योजना को लाया गया है।
अगला टॉपिक है फिर संस्कृति एवं पर्यटन। मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य संरक्षित स्मारक स्थलों पर धरोहर मित्र नियुक्त किए जाएंगे। तो ये जो धरोहर मित्र हैं वो मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना के अंतर्गत नियुक्त किए जाएंगे प्रत्येक राज्य के संरक्षित स्मारक स्थलों पर। प्रदेश के प्राचीन शिल्प स्थापत्य एवं कलाकृतियों के प्रतिकृतियों के माध्यम से प्रदर्शन हेतु मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना के लिए 99 लाख का प्रावधान है। ये जो मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना है इसके अंतर्गत प्रदेश की जो प्राचीन शिल्प है, स्थापत्य कला वगैरह है, इसका प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा आप याद रखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट है। रामलीला मंचन तथा मानस गायन दलों के संरक्षण संवर्धन हेतु चंदखुरी में, कहाँ पर? चंदखुरी में, जिला रायपुर, कौशल्या महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव के आयोजन हेतु 12 करोड़ का प्रावधान है। भोरम देव के समीप आदिवासी संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा जिसके लिए 3 करोड़ का प्रावधान है। तो एक कौशल्या महोत्सव आप याद रखेंगे, चंदखुरी में होगा और इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। भोरम देव के समीप आदिवासी संग्रहालय बनाया जाएगा जिसके लिए 3 करोड़ का प्रावधान है। ये 1-2 डेटा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है समाज कल्याण। छत्तीसगढ़ राज्य केस शिल्पी कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों, उभयलिंगी व्यक्तियों, विधवा, परित्यक्ता महिलाओं एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के ऑनलाइन समाधान हेतु सियान हेल्पलाइन सेंटर एवं टोल फ्री नंबर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, सियान हेल्पलाइन सेंटर जो होगा, सियान मतलब होता है वरिष्ठ, तो इसमें वरिष्ठ नागरिक, उभयलिंगी व्यक्ति और विधवा, परित्यक्ता महिलाओं एवं दिव्यांगजनों को हेल्प मिलेगा इस हेल्पलाइन नंबर से। उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए नवा पिलहर योजना लाया जाएगा। ये जो नवा पिलहर योजना है वो क्या है? उभयलिंगी व्यक्तियों के शिक्षण, प्रशिक्षण और रोजगार के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा होता है उसकी तैयारी के लिए सहायता कराएगा। फिर अगला है स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा। विश्व बैंक पोषित चाक परियोजना हेतु 400 करोड़ का बजट में प्रावधान है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के लिए 500 करोड़ का बजट में प्रावधान है। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान के लिए 1 करोड़ का बजट में प्रावधान है। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे जितने भी लोग मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि की प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग करने के लिए कोटा में जाते हैं तो राजस्थान कोटा में छात्रावास निर्माण हेतु प्रावधान है। ठीक है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में देश विदेश से अध्ययन हेतु आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नया रायपुर अटल नगर में ऑफ कैंपस सेंटर की स्थापना की जाएगी। राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को शोध कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना प्रारंभ की जाएगी। जो भी राज्य के मेधावी छात्र हैं वो शोध कार्य कर सके इसलिए राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना लाई जा रही है। टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के सहयोग से 36 शासकीय ITI संस्थाओं को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। लोइंग महापल्ली जिला रायगढ़ एवं लिटिया जिला दुर्ग में नवीन ITI की स्थापना की जाएगी। कहाँ कहाँ पे? रायगढ़ जिला और दुर्ग जिला में नया ITI बनेगा। अब अगला टॉपिक है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण। छात्रावास, आश्रम एवं प्रयास विद्यालयों में रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को जो सहायता राशि दी जाती है 1000 रुपये, इसको बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के विद्यार्थियों को भोजन सहाय योजना में जो राशि 700 रुपये प्रतिमाह दी जाती है इसको बढ़ाकर 1200 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाएगा। मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना लाया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना है जिसके तहत मेडिकल, इंजीनियरिंग, अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अगर ST, SC, OBC कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो उनको सहायता मिलेगा। फिर अगला है स्वास्थ्य सुविधाएं। दुर्गम एवं दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना की जाएगी और इसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान है।
रायपुर एवं अंबिकापुर में नवीन मानसिक चिकित्सालय की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। अगला टॉपिक है आपका वानिकी गतिविधियाँ। निजी भूमि पर वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने हेतु मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना है और इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। राज्य में आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण की स्थापना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। कबीरधाम में नवीन जंगल सफारी के निर्माण हेतु 2 करोड़ का प्रावधान है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक जंगल सफारी आपका क्या कहाँ पे है? रायपुर में। अब कबीरधाम में भी जंगल सफारी का निर्माण होगा, जिसके लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। जल जीवन मिशन योजना हेतु 2000 करोड़ का प्रावधान है। अगला टॉपिक है खेल एवं युवा कल्याण गतिविधियाँ। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक जो कि पिछले साल किया गया था, तो उसको देखते हुए, उसके ग्रोथ को देखते हुए अगले साल इसके आयोजन के लिए 25 करोड़ का प्रावधान है। तीरंदाजी को राजकीय खेल के तौर पर प्रोत्साहित करने के लिए बस्तर एवं रायपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना का प्रावधान है, ठीक है। तीरंदाजी को राजकीय खेल बनाया जा सके, इसके प्रोत्साहन के लिए कहाँ कहाँ पर? बस्तर और रायपुर में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना करने की बात कही गई है। नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी, याद रखेंगे, नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी एवं रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेल अकादमी की स्थापना की बात कही गई है। बस्तर में एडवेंचर्स स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना एवं ग्राम सलिया टोली विकासखंड कुरकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट्स सुविधाओं के विकास हेतु 3 करोड़ 70 लाख का प्रावधान है। फिर अगला है ऊर्जा विभाग। पीएम कुसुम योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। सौर सुलझा योजना, इसको आप याद रख सकते हैं। सौर सुलझा योजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान है। अगला टॉपिक है आपका भवन व सड़कों का निर्माण एवं संधारण। खारून नदी पर रिवर फ्रंट विकास हेतु 10 करोड़ का प्रावधान है। राम वन गमन पथ के निर्माण के लिए, इसको आप याद रख सकते हैं, ये वाला आप याद रखना, राम वन गमन पथ, इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। और राम वन गमन पथ के मार्गों पर संकेतक लगाने के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। अगला टॉपिक है आपका पुलिस एवं न्याय व्यवस्था। डायल 112 योजना, इसको पूरे राज्य में विस्तार करने के लिए 33 करोड़ का प्रावधान है बजट में। कुम्हारी जिला दुर्ग में स्मार्ट थाना एवं दंतेवाड़ा में महिला थाना भवन के निर्माण का प्रावधान है। अगला है वाणिज्य उद्योग एवं ग्रामोद्योग। छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति अभी कौन सा चल रहा है? 2019-2024 है, 19 से लेकर 24। ये छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति आपको याद रखना है। 19 से 24 अभी चल रहा है, तो इसके लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। औद्योगिक क्षेत्र उरला में प्लास्टिक पार्क की स्थापना से संबंधित निर्माणों के लिए 2 करोड़ का प्रावधान है। 2023-24 के लिए कोई कर प्रस्ताव नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू बता देता हूँ कि यहाँ पे किस किस चीज़ों में आपको ध्यान देना है। पर्यटन विभाग में आपको कौशल्या महोत्सव चंदखुरी में मनाया जाएगा, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, है ना, रख लीजिएगा। आदिवासी संग्रहालय कबीरधाम में राम वन गमन पथ, इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है। गृह विभाग में 112 डायल नंबर 112 आपको याद रखना है, 100 करोड़ का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों हेतु सहायता हेतु 267 करोड़ का प्रावधान है। स्मार्ट पुलिस थाना कुम्हारी में बनाया जाएगा। महिला पुलिस थाना दंतेवाड़ा में। और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए आपको क्या रखना है? कैंपा के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। भू जल संरक्षण के लिए 281 करोड़ का। और जंगल सफारी कवर्धा में नवीन जंगल सफारी के प्रस्ताव का जो बात है वो कहा गया है इस वर्ष के बजट में। खेल एवं युवा कल्याण विभाग में आप याद रख लेंगे राजीव युवा मितान क्लब, इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान है। और राजीव युवा महोत्सव के लिए 800 करोड़ का प्रावधान है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इस जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा उससे संबंधित एमसीक्यूज़, बजट का जो एमसीक्यूज़ है वो हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ बजट के, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज भी है, तो फेसबुक पेज में भी आप लाइक करिएगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जो हमारा
इंस्टाग्राम आईडी भी है, जैसा ऑनलाइन क्लास सर्च करेंगे इंस्टाग्राम में तो वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।